हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं आमिर हुसैन सिंधु साहब, जो कि एज ए DSP गुजरांवाला में अपनी जिम्मेदारियों को बड़े आसान अंदाज में सरअंजाम कर रहे हैं। डिटेल्स जानते हैं आमिर साहब से कि ये बोरी बंद लाश का मामला क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ ढके छुपे लफ्ज़ों में, तो क्राइम को हमेशा जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, DSP मौके पर जाते हैं, SHO मौके पर जाते हैं और फिर IO के हाथ में ये केस आता है और तफ्तीश का आगाज़ होता है, तो सबसे पहले जो मौका वारदात होती है या जहां से लाश बरामद होती है, जहां पर मर्डर होता है, वहां से बहुत से सवालात जन्म लेते हैं पुलिस ऑफिसर के दिल में और फिर वहां से तफ्तीश का आगाज़ किया जाता है। इसी बोरी बंद लाश के हवाले से अगर हम बात करें तो ये बोरी इस पोजीशन में या इसके अंदर मौजूद जो लाश है उसकी पोजीशन कुछ इस तरह से थी कि मुशाबत होती थी कि शायद बिहारियों ने ये काम किया है, क्योंकि उस डेड बॉडी की सिचुएशन या जो सिटिंग पोस्चर है, जिस अंदाज में उसके पाँव को और हाथों को बांधा गया, उससे बहुत से सवालात ने जन्म लिया। DSP साहब मौके पर गए, इन्होंने देखा और तफ्तीश के लिए बाकायदा एक टीम बनाई, उस पर काम किया और कामयाबी हासिल की। आमिर साहब से जानते हैं असल हक़ाइक़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। आमिर साहब, मैंने ठीक बात की है? जी बिल्कुल। जब आप लोग मौके पे जाते हैं, डेड बॉडी देखते हैं, तो आधी कहानी आप लोगों को समझ आ जाती है, बाकी तफ्तीश बता देती है। आमिर साहब, डेड बॉडी से आगाज करें, क्या देखा, कैसी पोजीशन थी? हमारा ईमान ये है कि अगर मौके पे जाएं और फर्स्ट टाइम जितनी जल्दी हो सके, हमारा ईमान ये है कि जब आप मौके पे पहुंचते हैं तो आधा मसले का हल आधा उधर सॉल्व हो जाता है, अगर अच्छे तरीके से उसको हम देखें, चेक करें। तो ये कानून कुदरत है कि किसी जो मुलज़म इस किस्म की हरकत करता है वो अपने निशानात छोड़ता है। अगर हम अपनी लापरवाही से अगर उनको इग्नोर कर दें तो वो तफ्तीश का दायरा जो है ना वो और लंबा हो जाता है और हमारे लिए भी मसले मसाइल पेश आते हैं। अगर बर वक्त जाके हम चीज़ों को कलेक्ट कर ले तो आधा मसले का हल तो उधर ही हल हो जाए, जैसे आपने पहले बताया था। इधर भी जब ये बोरीबंद लाश हमें मिली थी तो उस वक्त हरासमेंट थी कि ये बोरीबंद वाला कराची वाला सिस्टम इधर भी ना शुरू हो जाए, बहारियों वाला। अगर ये कामयाबी से अगर ये सॉल्व टाइम पे ना होता तो मुमकिन है इसके बाद ये एक प्रॉपर किस्म का चेन चल जाती, तो कभी हमें बोरी उधर से मिलनी थी, कभी उधर से मिलनी थी। तो ये अल्लाह का करम है कि ये हमारे 2-3 दिन में ये मामला हमारा हल हो गया। और इसके सॉल्व होने का जो बड़ा अजीब सा वाक़या है कि जब हमने इसको लाश को बाहर निकाला और इसके हाथ में ना एक नंबर लिखा हुआ था, हाथ में पेंसिल के ज़रिए। पहले हमने ये सोचा कि ये किसी ने पहले मारा है और बाद में किसी का नंबर लिख दिया ताकि वो इस केस में फंस जाए। ठीक है। फिर हमारे दिन में ये आया कि मारने वाला जो है ना वो अगर किसी को फंसाएगा तो ये मुमकिन 2 चीज़ें कंफ्यूज कर रही थी हमें कि ये समझ नहीं आ रही कि ये नंबर किसी ने क्यों लिखा है, घर पहुँचाने के लिए लिखा है या किसी को फंसाने के लिए लिखा है। मैंने अपने तफ्तीशी को कहा कि इस नंबर पर ना रब्ता करें। उसने उस नंबर पे रब्ता किया तो वो बेसिकली उसके बेटे का नंबर था। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, मैं ज़रा थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के साथ चीज़ों को डिस्कस करूंगी। जो नंबर था वो बॉल पेन से लिखा गया था या इंक पेन से? क्योंकि इंक पेन तो मिट जाता है। बॉल पॉइंट से लिखा था। जब आपने डेड बॉडी को जाहिर है देखा, उसका मुलाहिजा किया होगा, तो वो नंबर काफ़ी दिन पुराना लिखा हुआ था या ताज़ा राइटिंग? नहीं, क्योंकि वो रात को तो उसका मर्डर हुआ था, तो थोड़ी देर बाद वो उन्होंने उसको उठाया, मोटरसाइकिल के अंदर बेटा पीछे बैठा था, ये चला रहा था, तो वो ऊपर ब्रिज पे जाके तो उसको छोड़ आए थे। 2-4 घंटे पहले की तो बात। इट मींस कि फ्रेश राइटिंग समझ आ रही थी। अच्छा, वो मजे की बात ये है कि मैडम जब उन्होंने उसको फ़ोन किया तो वो बात ये समझा कि ये शायद जिस तरह को अननोन कॉल होती है मुझे फंसाने के लिए या थ्रेट करने के लिए, वो बंदा हमारे तफ्तीशी के गले पड़ गया। आपने कैसे फ़ोन किया, हमारी कोई रिश्तेदार नहीं है जो मरी हो, आपने फ़ोन कैसे? उसने मुझे बताया कि वो तो बंदा सीधी बात नहीं करता। अच्छा। मुझे भी ये गुस्सा आया कि हम उससे पूछ रहे हैं, वो तामन नहीं कर रहा, लेकिन बाद में पता चला कि वो उसको ये समझ आई कि ये मुझे को ट्रैप कर रहा है। उसने फिर अपने भाई से बात की कि ये मामला है, मुझे इस किस्म का फ़ोन आया कि एक लेडी है जिसकी 50 साल से ज़्यादा उम्र है। फिर हमने उस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर दी तस्वीरें कि अगर आपको कोई शक है तो ये चेक कर ले। ठीक है। उसका भाई आर्मी में था, सिपाही था, उसने फिर थोड़ा सा शक ज़ाहिर किया कि ये तो हमारी ही वालदा है। ये ट्रेस होने का जो मामला था ये वो उस जगह से
जो नंबर लिखा था वो उधर से ट्रेस हो गया। ठीक है, वो नंबर था मकतूला के बेटे का, क्योंकि वो बेटे लिखा इसलिए था, ये भी कहानी है ना कि लिखा क्यों था। उसने नई सिम निकलवाई थी, नया नंबर था, उसने बताया कि ये आप मेरी वालदा, तो मैंने ये नया नंबर निकलवाया तो आप लिख लो। उसको चीज़ नहीं मिली तो उसने हाथ पे लिख लिया। वो ही हमारे लिए वो हमने वहाँ बन गया और वहीं से कहानी क्लियर हो गई। वरना नाम ना लिखते तो हमें शायद पता ही ना चलता कि ये किसने मारा है, कौन है, ये किधर से आई है। हो सकता है ये महीनों में नहीं सालों में पे ये मुहित हो जाता मामला, लेकिन ये 2-3 दिनों में सॉल्व हो गया है। ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ये कहती है कि उन्होंने गला दबा के मारा है। गला दबा के मारा है? गला दबा के, वो सरिया रखा है ऊपर, पहले वो पिया उसको, वो क्या कहते हैं, लिक्विड वगैरह, ठीक है, गोलियां, ठीक है, वो जो होती हैं नींद वाली, ठीक है, वो गोलियां पिला के वो बेहोश हो गई। फिर बड़े आराम से फिर काम हो जाता है। फिर क्या करना उसने, मज़ामत क्या करनी थी। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए कि इसमें कातिल कौन है, क्या कहानी है, और कहानी इसमें ये है कि एक औरत है, वो हमने पकड़ी हुई है, वो रिश्ते में इसकी भांजी लगती है। ये औरत बरूने मुल्क भी जाती थी ब्यूटी पार्लर के बहाने। असल में ये इसका दूसरा ही मामला था, लड़कियों के लिए ले जाना, लेके आना, सप्लाई करना, बकौल दूसरी पार्टी के। हम तो अभी तफ्तीश कर रहे हैं, हम तो अभी क्लियर नहीं करेंगे इस मामले को। उसने कहा कि इसने मुझे बड़े प्यार से बुलाया कि मैं आपकी खाला लगती हूँ, तो आप उधर पिंडी आ जाएं तो मैं आपको नौकरी दिलवा देती हूँ। हालांकि ये खाला थी, उसको रिश्ते में लगती थी, जानती थी वो क्या काम करती है, और ये अपने खामद को बता के तो चली गई। खामद ने भी इजाज़त दे दी कि महंगाई है तो चलो ठीक है, जाके आप उधर काम कर लो। वहाँ जाके इसने 2-3 दिन और 3 रातें इसने कहा कि इसने मुझे एक फ्लैट में बंद कर दिया, और वहाँ फिर मुझसे मुख्तलिफ लोगों से जिनसी तशद्दुद इसने करवाया है। लोग दिन को भी आते थे, रात को भी आते थे, मुझे इन्होंने हब्स बेजा में रखा और मुझे ज़बरदस्ती जो है ना वो मुझसे ये काम करवाते थे। 3 दिन भी इसने जान छुड़ा के फिर वापस आई। वापस आके फिर इसने अपने खामद को सारी बात बताई। ठीक है, अब जब खामद को बात बताई है ना, तो उसके ज़हन में फिर आ गया कि ये वाजिबुल कत्ल है, मैंने इसको नहीं छोड़ना। इसने वो फिर उसने अपनी बीवी को नहीं बताया, वैसे कहा कि अपनी खाला को बुलवाओ। ठीक है, उसने फिर फ़ोन करके बुलवाया कि ठीक है, हमने नौकरी करनी है तो आप भी आ जाओ, तो प्रोग्राम बनाते हैं। तो वो 2-3 दिन में ज़ाहिर है पिंडी थी, रिश्तेदार थी, इधर ही उसके रहते थे, तो वो फिर उनके चक्कर में आ गई और उसी रात को 9 बजे आई है, पहले खाना खाया है। तो वो थोड़ी देर के लिए वो कहती है मैं बाहर गई हूँ, तो इसने वो ATM जो गोलियाँ होती हैं वो नींद वाली वो मिलाई हैं, तो मेरे आने से पहले इसने उसको ख़त्म कर दिया था। ये इसकी बैकग्राउंड है, ये इसका बैकग्राउंड है। ठीक हो गया जनाब। आज की कहानी में हमने ये देखा कि वो मासूम बच्चा जिसके मुंह पर अभी दाढ़ी मूंछ सही तरह से आई भी नहीं, अपने बाप की हया करते हुए बाप के हुक्म को माना और उस लाश को बोरी में डाला, और आज इसी गुनाह में हथकड़ी लगाए खड़ा है, जिसके अभी 9th के पेपर्स होने हैं, और वो इस ख्वाबों को देख रहा था कि मैंने पढ़ना है, लिखना है और आला तालीम हासिल करनी है। लेकिन आज ज़ारो क़तार थाने में रोते हुए देखा तो मुझसे भी अपने जज्बात काबू में न रहे। हर घर में एक बाप होता है, एक माँ होती है। माँ दुनिया से पहले चले गई और बाप आखिरी सहारा है। खुदारा आला हुकाम से इस बच्चे की ये अपील है, ये मुतालिबा है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, मेरा कोई कसूर नहीं था। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।